ज्योग्राफी की पुस्तक पेरियार से भारत का भूगोल का अध्ययन कर रहे थे हम लोग। इससे पहले हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। आज हम लोग सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है भारत भू आकृति प्रदेश। भू आकृति की दृष्टि से भारत में काफी विविधता है। इसके संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 11% जो भाग है वो पर्वतीय है और 18% जो है पहाड़ी, 28% पठारी और 43% जो है मैदानी है। भू आकृति विज्ञान के आधार पर भारत को निम्न कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। तो देख लेते हैं कौन कौन से 4 भाग हैं। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का पठार, उपयुक्त 2 मध्यों के बीच का विशाल मैदान, तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। तो ये 4 भागों में जो है बांटा है भू आकृति विज्ञान। आगे जो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह पर्वतीय प्रदेश पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर में अवांछनीय रूप से फैला हुआ है। पूर्व में 200 किलोमीटर की अपेक्षा पश्चिम में 500 किलोमीटर में यह अधिक चौड़ा है। इसका मुख्य कारण है पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में दबाव बल का अधिक होना। तो पूर्व में जो है दबाव बल का अधिक होना, इसलिए जो है ये क्या है, पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में जो है क्या है, पूर्व में ये फैला हुआ है। पूर्व में माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे ऊंची ऊंची चोटियां पूर्व हिमालय में विद्यमान है या फैली हुई हैं। हिमालय पर्वत का निर्माण यूरेशिया प्लेट यानी अंगारा और इंडिका प्लेट गोंडवाना के टकराव से हुआ। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के पहले यह माना जा रहा था कि हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर के जमे मलबे के दबाव पड़ने से हुआ है। तो पहले यह माना जाता था कि टेथिस सागर के मलबे के जमाव से ही हिमालय का निर्माण हुआ है और ये मत को अभी भी मान्यता प्राप्त है। अतः हम टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह या जन्म स्थल भी कह सकते हैं। किसे कह सकते हैं? टेथिस सागर को। इस चित्र के माध्यम से हम ये समझते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, ये है यूरेशियन प्लेट, यह है इंडिका प्लेट, इसको अंगारा कहते हैं, इसको गोंडवाना कहते हैं, बीच में टेथिस सागर है। इन दोनों के दबाव के कारण हिमालय की उत्पत्ति हो जाती है श्रृंखला रूप से। ओके, आगे हम लोग अध्ययन करते हैं। हिमालय विश्व के नवीन मोड़दार पर्वतों में से एक है। तो हिमालय कैसा पर्वत है? मोड़दार पर्वत। पहला ही पॉइंट हो गया। इसका निर्माण कब हुआ था? अल्पाइन भू संचलन के तहत टर्सरी काल में हुआ था। कब हुआ था? टर्सरी काल में। तो एग्जाम में पूछा जाता है किस काल में हुआ था? तो टर्सरी काल में। किसका निर्माण हुआ? तो हिमालय के मोड़दार पर्वत का निर्माण। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा जा सकता है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ट्रांस हिमालय पर्वतीय प्रदेश, पूर्वांचल की पहाड़ियां। हिमालय पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय श्रेणी, लघु हिमालय या हिमालय श्रेणी कह सकते हैं, उप हिमालय या बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी भी आप कह सकते हैं। इधर हम लोग चित्र के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। यह है पामीर की घाट है और इधर जो है हिंदू कुश है, इधर है कुलून श्रेणी है। ठीक है, तो इधर हिंदू कुश है पर्वत और इधर कौन सी श्रेणी है? कुलून। अब इसके नीचे जो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इधर जो हमको दिखेगा काराकोरम, जिसे K2 है। ओके, इधर कैलाश श्रेणी है और इसी के नीचे आप देखिएगा लद्दाख श्रेणी भी मिलेगी आपको काराकोरम के नीचे। उसके बाद देखिएगा तो ये आपको जास्कर मिलेगा और उसके बाद आप यहाँ आइएगा तो पीर पंजाल और इसके बीच में आपको वृहद हिमालय का श्रेणी मिल जाएगा और सबसे नीचे जो आपको मिलेगा शिवालिक की श्रेणियां मिल जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वृहद हिमालय के बारे में वर्णन दिया गया है।
इसे ही हिमाद्री कहा जाता है। किसे हिमाद्री कहा जा रहा है? वृद्ध हिमालय को मुख्य हिमालय या बर्फीली हिमालय भी कहा गया है। यह सिंधु नदी के गॉर्ज से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी श्रेणी में फैली हुई है। तो विश्व की जो भी सबसे बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं वो किस श्रेणी में फैली हुई है? तो वृद्ध हिमालय में। माउंट एवरेस्ट या सागर माथा, जिसे हम लोग सागर माथा के नाम से भी जानते हैं, इसकी सबसे ऊंची क्या है? तो ये चोटी है। किसकी है? तो माउंट एवरेस्ट की, या कहें तो सागर माता की। इस श्रेणी की ढाल उत्तर की ओर सिंधु एवं संपो नदी की ओर मंद है, किंतु दक्षिण की ओर तीव्र है। तो इसकी जो ढाल है दक्षिण में जो है तीव्र है, मतलब तेजी से नीचे आता है। इस श्रेणी के मध्यवर्ती भाग में गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों का भी उद्गम है। इसी श्रेणी को काटकर सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा ने पूर्ववर्ती घाटी एंसीडेंट वैली का निर्माण किया है। ओके, पूर्ववर्ती नदी एंसीडेंट वैली, ये वे नदियां हैं जिनका निर्माण स्थल खंड में उत्पन्न से पहले ही हो चुका था। इनका जो है निर्माण पहले ही हो चुका था। यदि नदियों के मार्ग के स्थल खंड का उत्खनन होता है तो पूर्ववर्ती नदी ऊंचे उठते स्थल खंड को काटकर अपने पुराने मार्ग और घाटी को सुरक्षित रखती है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। और महान हिमालय की प्रमुख चोटियां देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 है, 8,848 है। और कंचनजंगा की 8,598 मीटर, और मकायू की 8,481 मीटर, धौलागिरी की 8,172 मीटर, नागा पर्वत की है 8,126 मीटर, अन्नपूर्णा की 8,046 मीटर, नंदा देवी की है 7,817 मीटर, बद्रीनाथ की है, और केदारनाथ और नंदाकोट, इनकी ऊंचाई इसमें नहीं बताया गया, उतनी महत्वपूर्ण भी नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848, जो अभी इसमें बढ़ गया है, कुछ पॉइंट बढ़ गए हैं। तो एग्जाम में उतना महत्व नहीं आता, एग्जाम में बस ये याद रखिएगा 8,848। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमालय का सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, सब कोई जानता है। माउंट एवरेस्ट ही विश्व की सर्वोच्च चोटी भी है। अब इधर देखिए, भारत की सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन सी है? माउंट K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। तो एग्जाम में पूछेगा भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो K2 है। कहाँ पे है? गोविंद ऑस्टिन, जिसे हम लोग गोविंद ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। इसकी ऊंचाई ध्यान रखिएगा 8,611 मीटर है। यह किस श्रेणी में स्थित है? तो ये भी याद रखिएगा, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कौन? K2, ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है और काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है कौन है? K2 है। और वर्तमान में यह पाक अधिकृत कश्मीर POK के अंग है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। देखिए, अब भारत में पूछा जाएगा कि स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो हम लोग क्या बताएंगे? कंचनजंगा है, जो कहां पर है? सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। आगे हम लोग अध्ययन करते हैं, महान हिमालय में पूर्व की तुलना पश्चिम भाग हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है। तो पूर्व की तुलना में क्या बता रहा है? पश्चिम भाग में जो है हिम की ऊंचाई जो है पश्चिम भाग में अधिक है। पूर्व भाग में पश्चिम की अपेक्षा अधिक नीचे भाग में बर्फ देखा जाता है। तो पूर्व भाग में जो है वो अधिक नीचे भाग में बर्फ देखा जा सकता है। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि पश्चिमी भाग का अधिक शुष्क होना, आर्द्रता की अधिकता के कारण असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई 4,400 मीटर के करीब है, जबकि कम आर्द्रता के कारण कश्मीर हिमालय 5,100 मीटर के करीब है। ओके, चित्र के माध्यम से हम कुछ समझते हैं। पूरब की तुलना में पश्चिम हिमालय की ऊंची हिम रेखा, तो ये हिम रेखा है और यह है हिम श्रृंखला, ठीक है।
तो यहाँ जो है हिम रेखा, यह रेखा जिसके ऊपर तापमान सदा 0 डिग्री से कम रहता है उसे हम क्या कहेंगे? हिम रेखा। तो हिम रेखा किसे कहेंगे? जिसका तापमान सदा 0 डिग्री से कम रहता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हिम रेखा। आगे अध्ययन करते हैं लघु हिमालय और हिमालय श्रेणियां। इसका विस्तार मुख्य हिमालय के दक्षिण में है। तो लघु हिमालय और हिमालय की श्रेणियां में ही जो है इसका विस्तार कहाँ है? तो दक्षिण में है। इसका विस्तार जो है मुख्यतः हिमालय दक्षिण में है। इसकी जो चौड़ाई है 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 3700 से 4500 मीटर के बीच है। लघु हिमालय के अंतर्गत कई छोटी छोटी श्रेणियां भी आती हैं जो निम्नलिखित है। लघु हिमालय के अंतर्गत देखिए कौन कौन सी श्रेणियां आती है। पीर पंजाल श्रेणियां, धौलाधर श्रेणियां, नांग डिब्बा श्रेणियां और महाभारत श्रेणियां। ये सब जो श्रेणियां हैं ये किस में आ रही है? लघु हिमालय में। ध्यान रखिएगा। ये पीर पंजाल, यह है पीर पंजाल। इसका विस्तार देखिए झेलम और व्यास नदी के बीच कश्मीर में है। तो पीर पंजाल श्रेणी का जो है विस्तार कहाँ है? झेलम और व्यास नदी के बीच कश्मीर में है। पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल और पीर पंजाल के 2 प्रमुख दर्रे भी यहाँ पे पाए जाते हैं, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा। ओके, नेक्स्ट है धौलाधर श्रेणी। यहाँ जहाँ अलकनंदा बद्रीनाथ के पास वृहद हिमालय को पार करती है वहाँ मूल श्रेणी में के दक्षिण में धौलाधर नामक श्रेणी पश्चिम की ओर जो है कट जाती है। इसका विस्तार मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में और आंशिक रूप से उत्तराखंड में। तो इसका विस्तार कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में। किसका? धौलाधर श्रेणी का। नाग टिब्बा श्रेणी जहां काली गंडक धौलागिरी चोटी नेपाल के समीप वृहद हिमालय को काटती है वहां नाग टिब्बा श्रेणी पश्चिम की ओर निकल जाती है। नेक्स्ट है महाभारत श्रेणी। इसका विस्तार कहां पे है? नेपाल में है। लघु हिमालय या वृहद हिमालय, लघु हिमालय और वृहद हिमालय के मध्य 2 खाली घाटियां का विस्तार हुआ है। तो लघु हिमालय देख लीजिए, चित्र के माध्यम से समझिए। यह है महान हिमालय और यह है लघु हिमालय। तो ये इस जगह जो काट दे रही है तो इधर जो है क्या बन जा रहा है? 2 घाटी बन जा रही है। तो ये घाटी कौन सी है? ये देखिए, एक घाटी हो गया कश्मीर घाटी, ओके, एक हो गया कश्मीर घाटी, दूसरा हो गया काठमांडू घाटी। इधर पीर पंजाल श्रेणी के तहत आ जाती है ये। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि लघु हिमालय वृहद हिमालय के मध्य 2 घाटियां का विकास हुआ है जिसमें कश्मीर की घाटी और काठमांडू की घाटी है। आगे अध्ययन करते हुए हम कश्मीर और काठमांडू जैसी घाटियों की रचना जो है झीलों के निक्षेप से हुई है। अध्ययन के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि कश्मीर और काठमांडू जैसी घाटियों की रचना जो है झील के निक्षेप के कारण हुई है। कश्मीर में पाई जाने वाली डल झील, वेलूर झील, ये कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में, याद रखिएगा। इसके प्रमाण है लोहित स्फीति और कुल्लू की घाटी महान हिमालय लघु हिमालय के बीच है। तो लोहित स्फीति और कुल्लू हिमालय कहाँ पर है? वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर के मर्ग कहा जाता है। तो कश्मीर के मर्ग क्या है? छोटे छोटे घास के मैदान को ही क्या कहा जा रहा है? कश्मीर के मर्ग, यथा सोनमर्ग या गुलमर्ग भी हम कह सकते हैं। और वही जाके उत्तराखंड में बुग्याल या पायर कहा जाता है। ये घासें हैं जिनका नाम है बुग्याल और पायर। कहाँ पे पाया जाता है? तो उत्तराखंड में। और ये मर्ग कहाँ पे पाया जा रहा है? सोनमर्ग और गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर या कश्मीर में। गुलमर्ग शीतकालीन खेलों के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। और शीत के जो खेल होते हैं, शीतकालीन खेलों में जो है ये गुलमर्ग पे ही खेला जा रहा है। तो यही बोल रहा है केंद्र के अधीन, केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट जो है भारत का प्रसिद्ध
स्वास्थ्यवर्धक स्थान भी कौन सा है? शिमला, मसूरी, चकराता, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय के निचले भाग अर्थात लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में स्थित है। ओके, आगे हम लोग अध्ययन करते हैं शिवालिक श्रेणी एवं बृहद हिमालय का। शिवालिक श्रेणी लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। इसका विस्तार पश्चिम में पंजाब के पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक है। हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब में यह अधिक चौड़ा है, जबकि पूर्व में यह क्रमशः सकड़ा होता जाता है। यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। इसकी नवीन भाग किसके बारे में बता रहा है? हिमालय का, तो शिवालिक श्रेणी के बारे में बोल रहा है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर के बीच है। किसकी? तो शिवालिक श्रेणी की। शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली चोटी को पश्चिम में दून जैसे देहरादून और पूर्व में द्वार या हरिद्वार कहते हैं। तो जो है शिवालिक श्रेणी को अलग करता है, पश्चिम में उसे क्या कहते हैं? दून, और पूर्व में द्वार यानी हरिद्वार और देहरादून। कुछ मुख्य पॉइंट का अध्ययन कर लेते हैं, जैसे MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय क्षेप। मुख्य केंद्रीय क्षेप लघु हिमालय महान हिमालय के बीच एक विभाजक रेखा के रूप में चिन्हित किया गया है। यह वस्तुतः 2200 मीटर लंबा एक बृहद भूगर्भीय उत्क्रमण या थ्रस्ट फॉल्ट है, जो महान हिमालय लघु हिमालय की भूगर्भीय संरचना को एक दूसरे से क्या करता है? अलग करता है। उत्क्रम भ्रंश वैसे भ्रंश को कहते हैं। उत्क्रम भ्रंश किसे कहते हैं? वैसे भ्रंश को कहते हैं जहां भ्रंश रेखा के सहारे ऊपर नीचे खिसकता भूखंड एक दूसरे की ओर सरकता है तथा एक दूसरे पर चढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? उपक्रम भ्रंश कहते हैं। इसे व्युत्क्रम भ्रंश या रिवर्स फॉल्ट या क्षेपित भ्रंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वृहद सीमांत भ्रंश, जिसे GBF के नाम से जाना जाता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अरावली पर्वत जहां अपने पूर्वी सीमांत प्रदेश में विंध्यन प्रदेश से मिलता है, वहां दोनों पर्वत के मध्य एक भूगर्भीय उपक्रम भ्रंश का निर्माण होता है। यह भ्रंश वृहद सीमांत भ्रंश GBF के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मुख्य सीमांत क्षेत्र मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT लघु हिमालय श्रेणी और शिवालिक श्रेणी के मध्य एक वृहद भूगर्भिक उत्क्रम भ्रंश का निर्माण हुआ है। यह मुख्य सीमांत क्षेप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें ट्रांस हिमालय और तिब्बत हिमालय श्रेणियां। यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। तो ट्रांस हिमालय कहां पर है? तो महान हिमालय के उत्तर में। इसमें देखिए क्या क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियां इसमें शामिल है। किसमें? ट्रांस हिमालय, जिसे हम लोग तिब्बत हिमालय श्रेणी कहते हैं। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ या बैकबोन ऑफ द हाई एशिया कहा जाता है। तो बैकबोन ऑफ द हाई एशिया किसे कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को। चित्र में हम लोग कुछ माध्यम से देख लेते, समझते हैं हिमालय की पामीर की घाट के संबंधित अन्य पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में अध्ययन कर लेते हैं चित्र के माध्यम से। ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पामीर की घाट है और ये जो है ट्विनसांग, ये ट्विनसांग है, ट्विनसांग पर्वत, ये है कुनलुन पर्वत, ये हो जाएगा काराकोरम, ये हो गया कैलाश श्रेणी, ये है लद्दाख श्रेणी, सब पामीर के घाट से निकली है। ये देखिए, और इन्हीं के घाट से जो निकला है बृहद हिमालय, जास्कर श्रेणी, कश्मीर की घाटी, लघु हिमालय, काठमांडू घाटी, शिवालिक श्रेणी। तो ये सब जो है मेन कहाँ से आ रहा है? ये पामीर की घाट से। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम लोगों ने चित्र के माध्यम से तो देखा ही, और आगे देख लेते हैं। सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में बहती है। तो सिंधु नदी कहाँ बहती है?
तो जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में कौन नदी बहती है? तो सिंधु नदी, याद रखिएगा। लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गॉर्ज 5200 मीटर गहरी का निर्माण करता है। तो जो है सिंधु नदी जो है वो कहाँ पे काटती है? लद्दाख श्रेणी के बुंजी नामक स्थान में काट के भारत की सबसे गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है। कौन नदी? सिंधु नदी, ध्यान रखिएगा। पूर्वांचल की अब पहाड़ियों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। यह भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में फैला है, ठीक है, उत्तर पूर्व राज्यों में फैला है। इसमें कई भारत म्यांमार की सीमा रेखा के साथ फैली है, यथा पटकोईबूम, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ियां तथा कई देश के आंतरिक हिस्से में हैं। पूर्वांचल की प्रमुख पहाड़ियों को आगे अगले पृष्ठ चित्र में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख के कुछ समझते हैं इनके पूर्वांचल पहाड़ियों के बारे में। तो यहाँ पे कुछ पूर्वांचल पहाड़ियाँ दी गई हैं और नदियाँ दी गई हैं, तो इनके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, पहला है डाफला पहाड़ी। तो देखिए डाफला पहाड़ी कहाँ पे हो जाएगा? तो यह आ गया आपका डाफला पहाड़ी, हो गया आपका यहाँ, ये एरिया हो गया अरुणाचल प्रदेश का। ओके, डाफला पहाड़ी। अब देख लेते हैं मीरी पहाड़ी। तो मीरी पहाड़ी देख लीजिए कहाँ है मैप में। तो मीरी पहाड़ी आपका यहाँ पर है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और थर्ड हम लोग देख लेते हैं, थर्ड है अबोर पहाड़ी। अबोर, देखिए अबोर पहाड़ी देखिए कहाँ पर है, अबोर पहाड़ी भी हो गया अरुणाचल प्रदेश। ओके, और चौथा जो है मिसमी पहाड़ी। तो मिसमी पहाड़ी हम लोग देख लेते हैं, ये भी हमारा है अरुणाचल प्रदेश में ही आ रहा है। और पांचवा जो है पटकाईबूम पहाड़ी देख लेते हैं। तो पटकाईबूम हमारा आ रहा है यहाँ पे, ये नागालैंड में आ रहा है पटकाईबूम। और नेक्स्ट है नागा पहाड़ी, तो ये नागालैंड में ही आएगा। नागा पहाड़ी देखिए यहाँ नागालैंड में ही आएगा। और नेक्स्ट है ये मणिपुर पहाड़ी, तो मणिपुर में आएगा। ये हो गया हमारा 7वां नंबर, यहाँ है 7वां नंबर हो गया मणिपुर। तो ये हो गया मणिपुर पहाड़ी आ गया, यहाँ पे मणिपुर में आ गया। नेक्स्ट है मिजो पहाड़ी। तो मिजो पहाड़ी कहाँ पे आएगा? ये मिजोरम में आएगा, ठीक है। तो ये मिजोरम के लिए हो गया मिजो पहाड़ी, मिजोरम में। और त्रिपुरा पहाड़ी, ये त्रिपुरा में आएगा, नीचे में आएगा, ये देखिए यहाँ पे आया, त्रिपुरा में आया त्रिपुरा पहाड़ी। और उसके बाद जो है 10वां जो है बेरल पहाड़ी। तो बेरल देखिए कहाँ पर है, बेरल पहाड़ी हमारा आ जाएगा असम के क्षेत्र में आ जाएगा बेरल पहाड़ी। उसके बाद जो है मिरिक, मिरिक पहाड़ी, मिरिक पहाड़ी देखिए कहाँ आएगा, ये भी असम के क्षेत्र में आएगा मिरिक पहाड़ी। उसके बाद गारो पहाड़ी, देखिए गारो पहाड़ी जो आएगा हमारा, गारो यहाँ पे आएगा, गारो, खासी और जयंती, ये तीनों एक लाइन से हैं, ये मेघालय में आएगा। ये हो गया गारो, खासी, जयंती। तो ये यहाँ पे है गारो, खासी, जयंती, ये आ गया मेघालय श्रेणी में आ गए, तो मेघालय एरिया में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ नदियाँ दिया गया है, जैसे पद्मा नदी। तो ए नंबर जो पद्मा नदी देखिए कहाँ पर है, ये देखिए इसे पद्मा नदी हो गया। एक सेकेंड, ये तो ये हो गया पद्मा नदी। तो पद्मा नदी ये देखिए यहाँ से इसको मिलान कर दीजिए, पद्मा नदी यहाँ हो गया। जमुना नदी, ये देखिए यहाँ पे जमुना कहलाया, तो जमुना नदी हो गया। अब देखिए तीसरा तीस्ता नदी, ये हो गया तीस्ता नदी। तो 3 नदियाँ हो गई। अब सन कोस नदी, अब सनकोस नदी हमारा हो गया सनकोस नदी, ये देखिए सनकोस नदी हो गया। और उसके बाद है मानस नदी, मानस नदी देख लीजिए, ये हो गया मानस नदी हो गया। और उसके बाद है सुबनश्री नदी। तो सुबनश्री नदी कहाँ पे हो जाएगा? सुबनश्री नदी हो जाएगा यहाँ पे आ गया, सुबनश्री नदी आ गया। अब दिहांग नदी आ गया, दिहांग नदी, ये हो गया दिहांग नदी जी, ये दिहांग नदी यहाँ पे आ गया। और एक बचा है, अभी और बचा है दिहांग नदी, लोहित, दिहांग के बाद दिबांग नदी, दिबांग नदी देख लीजिए कहाँ पर है, ये यहाँ पे दिबांग नदी। उसके बाद जो है लोहित नदी देख लेते हैं, लोहित नदी यहाँ पे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश के पास वाले क्षेत्र में, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के आसपास वाले क्षेत्र में है।
ये है लोहित नदी। उसके बाद देखिए मंजूली द्वीप तो सबको पता है। मंजूली द्वीप यहाँ पे असम के क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी में बनाती है अपना डेल्टा। ये देखिए हो गया है ना, तो हो गया मंजूली नदी, हो गया मंजूली नदी था वो। और उसके बाद लास्ट में है ये ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये हो गया ब्रह्मपुत्र नदी। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है आज हम लोग यहीं तक टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।